Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले लेक्चर का एक टू बी कंटिन्यूड, पिछले लेक्चर के एक तसलसल है। हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जब डिस्कस किया था, हमने कहा था हमने इसके तीन मेन पोर्शन डिस्कस करने हैं। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने डिस्कस कर लिया है, न्यूक्लियोलस भी हमने डिस्कस कर लिया है, और आज आखिरी पोर्शन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है जिसे क्रोमोसोम या क्रोमेटिन नेटवर्क जो मुख्तलिफ स्टेज पे डिफरेंट होता है, तो उसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं न्यूक्लियस को देखने के लिए हम कलर इस्तेमाल करते हैं, जिससे न्यूक्लियस ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और कलर हम यूजली बेसिक डाई इस्तेमाल करते हैं। बेसिक डाई क्यों इस्तेमाल करते हैं? डाई कलर को कहा जाता है बेसिक, जो आप कह सकते हैं बेसिक इन नेचर हो। बेसिकली जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क पड़ा होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। क्रोमेटिन नेटवर्क वो है जो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना है। तो जिस वक्त हम इस क्रोमेटिन नेटवर्क की थोड़ी सी आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर देखते हैं, तो क्रोमेटिन नेटवर्क दो चीज़ों से मिलके बने, एक प्रोटीन और दूसरा ये लिपटा होता है डीएनए के अंदर। ये जो प्रोटीन लिपटी होती है वो डीएनए के अंदर, ठीक है। और डीएनए चूंकि एसिडिक इन नेचर होता है, तो प्रोटीन हमेशा क्या होनी चाहिए? बेसिक होनी चाहिए। डीएनए फॉस्फेट की वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटीन हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए। तो जिस वक्त ये प्रोटीन के साथ लिपटता है, तो आप कह सकते हैं अगर आप इस अरेंजमेंट को देखें तो सरफेस पे आपको डीएनए नज़र आएगा और प्रोटीन बॉडी के अंदर होंगी, क्रोमेटिन नेटवर्क के क्रोमोसोम की बॉडी के अंदर होंगी। तो जिस वक्त हम न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं तो हम बेसिक डाई इस वजह से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि क्रोमेटिन नेटवर्क की सरफेस एसिडिक है, तो एसिड बेस को आसानी से अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जो स्टेन हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है जाइज़मा स्टेन। तो आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस को कलर किया जाता है, और कलर किससे किया जा सकता है? बेसिक डाई, जो बेसिक कलर हो, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क है उसकी जो सरफेस है वो एसिडिक इन नेचर, ओवरऑल तो वो न्यूट्रल होते हैं लेकिन उसकी सरफेस क्या होती है? एसिडिक इन नेचर होती है। अच्छा, उसके बाद जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो इस क्रोमेटिन नेटवर्क को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये क्रोमोसोम में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है इस प्रोसेस को। जैसे आप लोग कहीं सफ़र पे जाते हो तो आप अपना सामान पैक करके लेके जाते हैं। पैकिंग का फ़ायदा क्या होता है? सामान थोड़ा हो जाता है, थोड़े से मुराद आप कह सकते हैं वो कम क्वांटिटी में नज़र आ रहा होता है, और उसको कैरी करना, उसको ले जाना, उसको उठाना बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर वही सामान खुला हुआ पड़ा हो तो फिर उसको संभालना थोड़ा सा क्या होगा? मुश्किल होगा। लेकिन जिस वक्त आप घर पहुंच जाते हैं तो वही सामान आप उसी पैक सामान को खोलते हैं और फिर खोल के इस्तेमाल करते हैं। यानी पैकिंग की शक्ल में हम कभी भी पैकिंग उस वक्त ज़रूरी होती है जब ट्रांसपोर्टेशन होनी होती है, और जब ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है फिर उसको उस पैकिंग को खोला जाता है ताकि चीज़ को इस्तेमाल किया जाए। तो बिल्कुल इसी तरह जब सेल ने काम करना होता है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को खोल देता है, तो ये खुली हुई शक्ल है। जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये खुली हुई शक्ल है, और क्रोमोसोम उसकी पैकिंग फॉर्म है। तो जब जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करना होता है तो सेल क्या करता है? अपने जेनेटिक मटेरियल को पैक कर देता है। तो क्रोमोसोम क्या है? उसकी पैक्ड फॉर्म है। तो बेसिकली तीन बड़े डिफरेंस आप लोग लिख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल का, कि ओपन कन्फिगुरेशन, ओपन स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, और जेनेटिक मटेरियल की कंडेंस पैक फॉर्म ये क्रोमोसोम कहलाती है। तो जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होता है तो आपको पता है क्रोमेटिन नेटवर्क ने काम करना होता है, तो इस वजह से वो ओपनली मौजूद होता है। लेकिन जब सेल डिवीजन हो रही होती है, चूँकि ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो इस वजह से पैकिंग होती है। तो आप कह सकते हैं कि इसका क्रोमेटिन नेटवर्क का बनने का फ़ायदा क्या? जीन एक्सप्रेशन में हेल्प होती है, कि जीन अपना काम आसानी से कर सकते हैं जो क्रोमेटिन या क्रोमोसोम पर होते हैं। क्रोमोसोम बनने का फ़ायदा क्या है? कि ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल आसान होती है फ्रॉम वन सेल टू
अदर सेल्स। तो ये 3 डिफरेंस है क्रोमेटिड नेटवर्क क्रोमोसोम में क्या फ़र्क है। यानी आप कह सकते हैं जैसे ये खुली हुई शक्ल है, लेकिन जब इसी शक्ल को इस तरह पैक कर दिया जाए तो ये क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो क्रोमोसोम को ले जाना आसान है, ये काम करने के लिए ज़रूरी है। कंपोजिशन की बात करें तो डीएनए 40% होता है, प्रोटीन 60% होती है और थोड़ी सी अमाउंट आरएनए की मौजूद होती है क्रोमोसोम या क्रोमेटिड नेटवर्क के अंदर। तो जब क्रोमोसोम बनता है तो उसमें ये 3 बड़ी टर्म इस्तेमाल होती हैं। सेंट्रोमियर क्या है, आर्म क्या है, क्रोमेटिड क्या है। तो सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर के साथ जुड़ी हो जो पोर्शन है वो आपको आर्म नज़र आ रहे हैं। तो सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है, जब भी क्रोमोसोम ने सेपरेट होना है, जैसे ये 2 इन्होंने सेपरेट होना है तो इसके साथ स्पिंडल फाइबर आके अटैच होंगे। तो ये जो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं जिन्होंने क्रोमोसोम को सेपरेट करना है, ये सेंट्रोमियर पर आके अटैच होते हैं। क्यों अटैच होते हैं? क्योंकि सेंट्रोमियर के ऊपर कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स अटैच होती हैं जिसको काइनेटोकोर कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड की स्पेसिफिक सीक्वेंस, प्रोटीन की स्पेसिफिक अरेंजमेंट से ये आप कह सकते हैं रीजन बनते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। और दे हैव स्पेशल अट्रैक्शन फॉर द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो स्पिंडल अपरेटस है वो बाकी पोर्शन के साथ क्रोमोसोम के साथ क्यों नहीं जुड़ती, ये सिर्फ सेंट्रोमियर पे क्यों जुड़ते हैं। तो आपने कहना है कि सेंट्रोमियर हैव स्पेशलाइज्ड पोर्शंस, लोकलाइज्ड पोर्शन जिनको काइनेटोकोर कहा जाता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल अपरेटस को अटैच करने के लिए स्पेशलाइज्ड बनाए गए हैं। क्लियर? तो यहाँ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम पर वो जगह है जहाँ स्पिंडल अपरेटस अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और आप लिख सकते हैं कि यहाँ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड रीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड रीजन्स, जिनको क्या कहा जाता है, काइनेटोकोर कहा जाता है, काइनेटोकोर कहा जाता है। उसके बाद क्रोमेटिड क्या है। नॉर्मली सेल के अंदर क्रोमोसोम आप कह सकते हैं पेयर की शक्ल में होते हैं, और हर पेयर का एक मेंबर, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेल की तरफ से आया होता है और दूसरा फीमेल की तरफ से आया होता है। तो जब आप कह सकते हैं ये सेल डिवीजन होती है तो हमेशा हर पेयर, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। तो आप ये समझ लें कि जब सेल डिवीजन होती है तो ये भी अपनी एक कॉपी बनाते हैं और ये भी क्या बनाते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं। ठीक है। तो अब जब ये कॉपी और ये कॉपी हमेशा एक ही सेंट्रोमियर के ऊपर अटैच होती हैं, तो जब ये कॉपी बन गई, अब ये सिंगल क्रोमोसोम, अब भी ये सिंगल ही है, लेकिन अब इसमें कहेंगे इट हैज 2 क्रोमेटिड्स। तो क्रोमेटिड बेसिकली क्या है, क्रोमोसोम की कॉपी को ही क्रोमेटिड कहा गया है। यानी आप कह सकते हैं पहले एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स था, उसकी एक कॉपी बनाई, अब 2 हो गई, तो अब ये जो 2 हैं दोनों को क्रोमेटिड्स कहा जाता है कि कॉपी ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है। तो जिसका सेल डिवाइड होगा, एक कॉपी एक सेल में चली जाएगी, दूसरी कॉपी दूसरे सेल में चली जाएगी। और जब भी सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, हमेशा क्रोमोसोम इस शक्ल में नजर आते हैं। ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमेटिड्स, ये 2 क्रोमेटिड्स रखते हैं अटैच एट सेम सेंट्रोमियर, जो सेम सेंट्रोमियर के ऊपर अटैच होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं क्रोमेटिड बेसिकली बनता कब है, जब क्रोमोसोम की कॉपी बनती है। इस कॉपी को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड इज एग्जैक्ट रेप्लिका, रेप्लिका कॉपी को कहा जाता है ऑफ क्रोमोसोम। एग्जैक्ट रेप्लिका से क्या मुराद है, जितने जीन जिस किस्म के इसके पास हैं उतने ही जीन और उसी किस्म के इसके पास, इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट रेप्लिका, हूबहू कॉपी। उसके बाद हर क्रोमोसोम जब सेल डिवीजन के वक्त 2 क्रोमेटिड्स रखता है, एक ये, और दोनों ये किस पे अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर पर अटैच होती हैं। आगे फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम बड़ा सिंपल सा है। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं, जीन्स में इंफॉर्मेशन होती है और इंफॉर्मेशन सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द एक्टिविटीज ऑफ सेल इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। और जो हेरिडिटी मटेरियल ये भी क्रोमोसोम की शक्ल में होता है। इस वजह से आप कह सकते हैं ये वालिदैन से बच्चों में इंफॉर्मेशन को भी मुंतकिल करता है।
जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जैसे इंसानों की जितनी भी आज तक जनरेशन आई है तो हर जनरेशन के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है उनके हर बॉडी सेल के अंदर वो 46 है। वो कितनी है? 46 है। और ये करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशी है। करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशीज को क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर 46 से, जैसे ह्यूमन की बात करें, 46 से कम ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं एबनॉर्मेलिटी आती है, वो शख्स नॉर्मल नहीं रहता। तो यहाँ कुछ एग्जांपल दी गई है कि जैसे फ्रूट फ्लाई, जो आम मक्खी आपको नज़र आती है, इसको फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। साइंटिफिक नेम इसका ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है। इसमें 8 क्रोमोसोम होते हैं। मटर के अंदर 14, ओनियन के अंदर 16, फ्रॉग में 26, ह्यूमन में 46, पोटैटो 48, चिंपैंजी 40। ये दोनों सिमिलर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इन दोनों के अंदर करैक्टर सिमिलर होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम की तादाद में भी सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन क्रोमोसोम पर जो जीन्स हैं वो तो डिफरेंट होंगे। तो इस वजह से आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि दो ऑर्गेनिज्म है, अगर उनमें क्रोमोसोम की तादाद सिमिलर है तो उनके करैक्टर सिमिलर नहीं, क्योंकि करैक्टर बनाने होते जीन्स ने। तो पोटैटो में जो 48 क्रोमोसोम है उनके ऊपर जीन्स डिफरेंट हैं। आप कह सकते हैं चिंपैंजी, जो एक बंदर की एक टाइप है, उसके ऊपर जो जीन्स है वो डिफरेंट है। इस वजह से दोनों स्पीशी के अंदर डिफरेंट करैक्टर बनते हैं। उसके बाद 2 किस्म के सेल हैं, हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल वो होते हैं जिनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी 1n की अगर हम बात करें, और जिसके पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसको आप कह सकते हैं डिप्लॉइड सेल। अब सवाल ये है, मैंने कहा सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम नहीं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम का एक ग्रुप। तो एक ग्रुप में कितने क्रोमोसोम होंगे? जैसे एक ऑर्गेनिज्म के पास जो क्रोमोसोम एक पेरेंट की तरफ से आते हैं वो सिंगल सेट बनाते हैं। ह्यूमन के अंदर एक पेरेंट्स की तरफ से 23 क्रोमोसोम आते हैं। इस वजह से ह्यूमन का जो हैप्लॉइड सेल है उसका सिंगल सेट, उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। जैसे ड्रोसोफिला के अंदर आप कह सकते हैं एक पेरेंट्स की तरफ से 4 क्रोमोसोम आते हैं, तो इस वजह से उसका जो हैप्लॉइड सेल है वो 4 होगा। तो जिसमें डबल सेट होंगे, डबल सेट से क्या मुराद है? जिसमें 2 सेट, जैसे ह्यूमन में 23 के 2 सेट होते हैं, इस वजह से 46 का सेल बनता है। और आप कह सकते सोमैटिक सेल जो आम बॉडी का सेल होता है, जैसे स्किन का सेल, आइज़ का सेल या ईयर का सेल, जो हेयर का सेल, ये सारे सोमैटिक सेल्स हैं। और जर्म सेल कहते हैं जो आप कह सकते हैं गैमीट्स होते हैं, जैसे स्पर्म और एग, ये जर्म सेल्स कहलाते हैं। इनमें हमेशा हाफ होते हैं। तो अगर ये जो नंबरिंग है ये डिप्लॉइड सेल्स की है, यानी अगर हम बात करें कि फ्रूट फ्लाई के जर्म सेल में कितने, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फ्रूट फ्लाई के जर्म सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो ये 4, गार्डन पी के 7, ओनियन के 8, फ्रॉग के 23, ह्यूमंस के 13, फ्रॉग के 13 और ह्यूमन के 24। तो जर्म सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये क्रोमोसोम होंगे। तो ये हैप्लॉइड सेल और ये डिप्लॉइड सेल। अगर ये सवाल आ जाए कि ह्यूमन का अगर ट्रिप्लॉइड सेल होता, ह्यूमन का अगर ट्रिप्लॉइड सेल होता तो इसमें कितने क्रोमोसोम होते? अब वैसे होता नहीं है, अगर होता तो आप बेसिकली जैसे एक सेल है, ट्रिप्लॉइड का मतलब क्या है? इसमें 3 सेट हैं, 23, तो आप कह सकते हैं इसमें 69 क्रोमोसोम होते हैं। इसी तरह टेट्रापोलाइड की टर्म इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह पोलीपोलाइड जिसमें मैनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो। तो आपने एक सेट के अंदर क्रोमोसोम की तादाद कितनी बतानी है जो एक पेरेंट्स की तरफ से आती है। तो ये क्रोमोसोम का टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसमें इम्पॉर्टेंट, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर है, और ये जो आप कह सकते हैं ये जो डिजिट्स हैं, ये जो फिगर हैं, ये MCQs के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। अब एक टॉपिक रह गया, उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.